लेक्चर में अपन ने लाभ हानि खाते के प्रारूप की विस्तार से चर्चा की तथा उसमें अंकित होने वाली मदों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उसके बाद अपवादजनक मदें, असामान्य मदें, चालू कर, डेफर्ड या आस्थगित कर और उसका लेखा डिस्कस किया। आज अपन लाभों का निपटारा, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट्स को डिस्कस करेंगे। लाभों के निपटारे से आशय लाभों के नियोजन से लगाया जाता है, जिसमें कंपनी अपने लाभों का नियोजन लाभांश बांटने, संचयों में हस्तांतरित करने, लाभांश वितरण कर हेतु राशि रखने यदि लागू हो तो, तथा कुछ राशि आगे ले जाने के लिए आगे के वर्षों हेतु आगे ले जाने के लिए बैलेंस में या शेष में रख लेती है। तो अब बात आती है कि जो विभाजन योग्य लाभ होते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट्स, वो क्या होते हैं? क्योंकि लाभों का जो डिस्पोजल होता है वो डिविजिबल प्रॉफिट में से ही होता है। तो जो लाभ वैधानिक रूप से अंशधारियों में लाभांश के रूप में वितरित करने हेतु काम में लिए जा सकते हों, उन्हें विभाजन योग्य लाभ कहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि समस्त लाभ विभाजन योग्य लाभ नहीं होते हैं। पर्याप्त विभाजन योग्य लाभ उपलब्ध नहीं होने पर कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा नहीं की जा सकती है। विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए चालू वर्ष का लाभ, जो कि अनुसूची 2 के अनुसार मूल्यह्रास अपलिखित करने के बाद जो अपन ने ज्ञात किया है, एक तो वो होगा, तथा गत वर्षों के लाभों के शेष जो अनुसूची 2 के अनुसार ह्रास अपलिखित करने के बाद बचे हुए हैं, वो भी इसमें काम आएंगे। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा लाभांश भुगतान हेतु कोई आश्वासन या सहायता दी गई है तो वो राशि भी इसमें शामिल कर ली जाएगी। तो विभाजन योग्य लाभ में शामिल होने वाली चीजें ये हो गई। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे लाभों का संचयों में हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123(1) के अनुसार कंपनी अपने लाभों का कोई भी हिस्सा संचयों में हस्तांतरित करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु उसके लिए यह अनिवार्य जो चीज थी वो समाप्त कर दी गई है। अब कोई अनिवार्यता नहीं रही है कि लाभों का एक निश्चित प्रतिशत संचयों में हस्तांतरित करना ही पड़ेगा। कंपनियां स्वयं अपनी इच्छा अनुसार राशि संचयों में हस्तांतरित कर सकती है और वे न चाहे तो संचयों में हस्तांतरित न करें। संचालकों द्वारा हस्तांतरण की सिफारिश करने पर जर्नल एंट्रियां किस प्रकार से होगी उसको अपन डिस्कस करते हैं। जैसे ही संचालक सिफारिश कर देते हैं किसी रिजर्व में ट्रांसफर करने की, तो पहले सिफारिश की एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रपोज्ड एडिशन टू सच एंड सच रिजर्व, मतलब जनरल रिजर्व है या कोई भी डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है तो उसका नाम आ जाता है, बीइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स प्रपोज्ड। और चूंकि ये जो प्रपोजल होता है इनका संचालकों का, वो एजीएम में, वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा
इन सिफारिशों को पुष्टि की जाती है। तो जब वो पुष्टि हो जाती है तो एंट्री हो जाती है प्रपोज्ड एडिशन टू सच रिजर्व, जो भी है जनरल या डिविडेंड इक्वलाइजेशन नाम आ जाएगा, सच रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव रिजर्व बीइंग डायरेक्टर्स प्रपोजल फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व अप्रूव्ड बाय एजीएम। ये हो जाती है अकाउंटिंग एंट्रीज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है संचयों में से लाभांश की घोषणा और उनका भुगतान। डिविडेंड डिक्लेयर और पेड फ्रॉम द रिजर्व्स। तो कोई भी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123(1) के प्रावधानों के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में पर्याप्त लाभ न हो या लाभ न हो तो वह गत वर्षों में अर्जित और संचित लाभों में से तथा हस्तांतरित किए गए संचयों में से लाभांश की घोषणा इस संदर्भ में बनाए गए नियमों की पालना करते हुए कर सकती है। कंपनी नियम 2014 जो कि संचयों में से लाभांश की घोषणा और भुगतान के लिए बनाए गए हैं, उनके अनुसार कंपनी में किसी वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त लाभ हो या लाभ न हो तो उस वर्ष के लिए कंपनी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करते हुए अपने स्वतंत्र संचयों में से लाभांश का भुगतान या लाभांश की घोषणा कर सकती है। उसमें पहली शर्त है अधिकतम दर कितनी होगी। तो अधिकतम दर के लिए नियम बनाया गया है कि उस वर्ष के तुरंत पूर्व के 3 वर्षों में घोषित लाभांश की दरों की औसत दर से अधिक दर पर लाभांश की घोषणा नहीं की जा सकती। कहने का अभिप्राय है कि जिस वर्ष घोषणा करनी है उसके ठीक पहले के 3 वर्षों में जिस दर से लाभांश की घोषणा की गई है उन सभी दरों को जोड़कर 3 का भाग लगा के देखेंगे औसत दर कितनी होती है। जितनी औसत दर होती है उससे अधिक दर से लाभांश की घोषणा नहीं हो सकती। दूसरी इसमें प्रोविजन है कि संचयों से अधिकतम निकासी, मैक्सिमम विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व्स, मतलब संचयों में से अधिकतम राशि आप कितने निकाल सकते हो उसका प्रोविजन किया गया है कि अंकेक्षित वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल तथा मुक्त संचय फ्री रिजर्व्स को जोड़ लो। उनके योग के 10% से अधिक राशि भी संचयों में से नहीं निकाली जा सकती। मतलब मैक्सिमम निकासी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स की टोटल के 10% तक हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। अब तीसरी इसमें एक और शर्त है, वो है सर्वप्रथम हानियों की पूर्ति, फर्स्ट सेट ऑफ लॉसेज। जो ये रिजर्व्स में से राशि निकाली गई है, निकासी की गई राशि का प्रयोग सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष में हुई हानियों को अपलिखित करने में किया जाएगा। फिर शेष राशि समता अंशों पर लाभांश की घोषणा करने में प्रयोग की जाएगी। वह हानि पहले मीट आउट करनी जरूरी है। उसके बाद चौथी और लास्ट शर्त यह है कि निकासी के पश्चात न्यूनतम शेष कितना रहना चाहिए फ्री रिजर्व्स का। तो मिनिमम बैलेंस आफ्टर विड्रॉल है, उसमें है कि निकासी के पश्चात संचयों का शेष कम से कम अंकेक्षित वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई चुकता पूंजी के 15% तक तो होना ही चाहिए। तो ये नियम है संचयों में से लाभांश की घोषणा के। इसे अपन एक उदाहरण से समझेंगे। तो उदाहरण समझने के पूर्व अपन एक चीज समझनी जरूरी है कि शुद्ध लाभ और विभाजन योग्य लाभ में अंतर क्या है। जैसा कि हम जानते हैं शुद्ध लाभ कंपनी के लाभ हानि विवरण से ज्ञात किया जाता है, जबकि विभाजन योग्य लाभ धारा 123 के अनुसार ज्ञात किया जाता है।
इसी तरह शुद्ध लाभ का संबंध किसी एक लेखा अवधि से होता है, जबकि विभाजन योग्य लाभ, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया, पिछली लेखा अवधि के लाभ तथा अन्य मदें भी शामिल की जा सकती है कि करंट ईयर का प्रॉफिट है, पिछले साल के P&L के बैलेंस है, गवर्नमेंट से मिली हुई सहायता, ये सब शामिल होते हैं। तीसरा अंतर है शुद्ध लाभ की गणना करते समय मूल्यह्रास धारा 123 के अनुसार निर्धारित राशि से अधिक या कम भी लाभ हानि खाते में नाम किया जा सकता है, परंतु विभाजन योग्य लाभ ज्ञात करने के लिए धारा 123 के अंतर्गत आवश्यक रूप से मूल्यह्रास घटाना अनिवार्य हो जाता है। चौथा अंतर है शुद्ध लाभ की गणना करते समय पिछले वर्षों के बकाया मूल्यह्रास को अपलिखित करना आवश्यक नहीं है, जबकि विभाजन योग्य लाभ की गणना करने के लिए बकाया मूल्यह्रास की राशि को घटाना पड़ेगा। और लास्ट अंतर है समस्त शुद्ध लाभ विभाजन योग्य लाभ नहीं हो सकता। जो शुद्ध लाभ है वो सारा का सारा विभाजन योग्य लाभ नहीं हो सकता। इनमें से राशियों का संचयों में हस्तांतरण किया जाता है और शेष भी रखा जा सकता है, जबकि विभाजन योग्य लाभ का निर्धारण संचयों में हस्तांतरण के बाद होता है। तो ये हुई शुद्ध लाभ और विभाजन योग्य लाभ में अंतर की बात। अब अपन एक उदाहरण से संचयों में से लाभों का घोषणा और भुगतान किस प्रकार से किया जाता है, ये जो सीमाएं बताई गई, ये नियम है, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं। एक कंपनी वर्ष 18-19 के लिए इससे पूर्व निर्मित संचितियों में से लाभांश की घोषणा करना चाहती है। ठीक है, क्योंकि वर्ष 18-19 में उसे 5 लाख रुपए की हानि उठानी पड़ी। उसकी दत्त पूंजी 80 लाख रुपए हैं और उसकी मुक्त संचितियां मतलब फ्री रिजर्व 50 लाख रुपए की हैं। वर्ष 15-16, 16-17, 17-18 में क्रमशः 15%, 13% और 11% लाभांश घोषित किए गए हैं। कंपनी नियम 2014 के अनुरूप वर्ष 18-19 के लिए लाभांश की घोषणा पर अपने सुझाव दीजिए। यदि उपयुक्त वर्णित मुक्त संचिति 50 लाख की बजाय 30 लाख हो तो आपके सुझाव में क्या अंतर आएगा? कुल मिला के अपन ने इसमें 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व कर लिए हैं। पहला, फ्री रिजर्व्स 50 लाख हो तो क्या होगा, और फ्री रिजर्व्स 30 लाख हो तो पोजीशन क्या बनेगी। आपकी स्क्रीन पर ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, मैंने हिंदी में पढ़ लिया है। तो सबसे पहले संचयों में से लाभांश की घोषणा के नियम 2014 के अनुसार कंपनी द्वारा किसी वर्ष लाभांश की घोषणा के लिए संचितियों के उपयोग के संबंध में जो 4 शर्तें हैं उनको अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 3 वर्षों में लाभांश की दर 15%, 13% और 11% रही है। तो 15 और 13 28, 1 29, 10 39% है, बट्टा 3 होती 13%। तो पिछले 3 वर्षों में घोषित लाभांश की दरों की औसत से अधिक दर से लाभांश घोषित नहीं किया जा सकता। और किससे अधिक नहीं किया जा सकता कि औसत दर आपकी आएगी 13%, 15 + 13 + 11/3 तो 13 आएगी, जो कि निर्धारित दर है। अतः 80 लाख रुपए की पूंजी पर अधिकतम 13% से डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है, जिसके लिए राशि आपको चाहिए 10,40,000। अब दूसरा
जो शर्त है या दूसरी जो कंडीशन है वो है कि संचयों में से हस्तांतरित की जाने वाली राशि प्रदत्त पूंजी और मुक्त संचयों के योग के 10% से अधिक भी नहीं हो सकती। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पेड अप कैपिटल है 80 लाख और मुक्त संचय फ्री रिजर्व से 50 लाख, तो इनकी जोड़ हो गई 1,30,000 रुपये। उसका 10% होता है 13 लाख रुपये। तो संचितियों में से 13 लाख रुपए प्रयुक्त किए जा सकते हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसे आहरण के पश्चात कम से कम चुकता पूंजी का 15% राशि मुक्त संचयों में विद्यमान रहे। तो ये भी कैलकुलेट कर लो 15% के बराबर राशि कितनी होती है, तो 80 लाख की 15% होती है 12 लाख रुपए। और हमारे पास 50 लाख है फ्री रिजर्व, उसमें से 13 लाख रुपए अपन घटा लेंगे तो पीछे बच जाएंगे आपके 37 लाख, जो कि 12 लाख रुपए से अधिक रह रहे हैं। तो ये शर्त पूरी हो रही है, इसलिए 13 लाख रुपए लाभांश वितरण हेतु संचय में से निकाले जा सकते हैं। ये मैक्सिमम अमाउंट हुआ निकालने का। अब तीसरी और शर्त है कि संचितियों में से ली गई राशि में से पहले चालू वर्ष की हानि, जो आपके सवाल में दी हुई है 5 लाख रुपए, वो अपलिखित करनी है। और उसके बाद जो राशि बचे उसे ही काम में लेना है। तो 5 लाख जब 13 लाख में से अपलिखित कर देंगे तो उसके बाद 8 लाख रुपए ही बचेंगे। और वो 8 लाख रुपए आप डिविडेंड देने के लिए काम लोगे तो 80 लाख पर 8 लाख होते हैं। 8 लाख बटा 80 लाख इंटू 100 बराबर 10%। तो लाभांश आप 10% की दर से बांट सकते हो। ये सारा कैलकुलेशन इन शर्तों को ध्यान में रखते हुआ, क्यों पहली शर्त में आया कि 10,40,000 रुपये अर्थात 13% तक दे सकते हैं, परंतु दूसरे में 13 लाख निकले, तो तीसरे में 5 लाख उसमें से और घट गए तो 8 लाख बचे। तो ये सारी शर्तें पूरी होने के पश्चात फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं कि आप संचयों में से कितना लाभांश बांट सकते हैं। अब इसकी दूसरी परिस्थिति लेते हैं कि वैकल्पिक स्थिति में यदि संचय की राशि जो फ्री रिजर्व हैं वो 50 लाख की बजाय 30 लाख की हो, तो आपके ऊपर वाले आंसर में क्या अंतर आएगा। तो उसके लिए पहली शर्त तो वो की वो रह जाएगी, 13% ही रहेगी, 10,40,000 ही रुपये मान्य रहती है। पर दूसरी और तीसरी शर्तों में 80 लाख प्लस 30 लाख तो 110 लाख हो गए, उसका 10% होता है 11 लाख। और 18-19 की जो हानि है वो है 5 लाख। तो 11 में से 5 घटा लो तो 6 लाख ही रहेंगे। और 80 लाख पर 6 लाख का जो पेमेंट करोगे वो 7.5% रह जाता है। उसके अलावा ये भी देखना होता है कि आप जब 11 लाख निकाल लोगे तो पीछे 19 लाख रहते हैं और आपको चाहिए कैपिटल के, पेड अप कैपिटल के 15% के बराबर 12 लाख, तो वो तो बच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 30 लाख में से आप 11 लाख घटा लोगे तो वो बच रहे हैं। तो यहाँ पे आपके 6 लाख रुपए बचे, तो वो 80 लाख पे 7.5% से ही लाभांश देने के लिए बाध्य कर देगा, जबकि पिछले वाले में 10% था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हो गई।
अब अपन एक उदाहरण और लेते हैं इसका कि चालू वर्ष में पर्याप्त लाभ न होने के कारण कंपनी ने सामान्य संचय में से लाभांश घोषित करना प्रस्तावित किया। निम्नलिखित सूचनाओं से हस्तांतरित की जाने वाली राशि कंपनी नियम 2014 के अनुसार संचयों में से लाभांश की घोषणा के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ज्ञात की। अब आपके स्क्रीन पे सूचनाएं हैं। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड 20 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड 80,000, जनरल रिजर्व है 25 लाख, रिवॉल्यूशन रिजर्व है 5 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 8 लाख, क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L है 1 लाख और नेट प्रॉफिट है 3 लाख। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स दी हुई है 12%। पिछले सवाल में सब चीज़ें दी हुई थी कि पेड अप कैपिटल कितनी है, फ्री रिजर्व्स कितने हैं, यहाँ आपको कैलकुलेट करनी है, जबकि पिछले सवाल में एवरेज रेट निकालनी थी जो यहाँ दी हुई है। तो अब देखिए, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 1 लाख, करंट ईयर का प्रॉफिट है 3 लाख, टोटल हो गए 4 लाख। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड करंट ईयर का 20 लाख का 10% चला जाएगा 2 लाख, तो पीछे बच जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 2 लाख। तो इस दशा में यदि आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना हो तो ये देखना पड़ेगा कि एवरेज रेट है 12%, तो 12% की दर से यदि लाभांश घोषित करना पड़े तो 80 लाख का 12% 9,60,000 होता है, और उसमें से अवेलेबल है हमारे पास 2 लाख, तो कम पड़ रहे हैं 7,60,000 रुपये। इसे अपन सामान्य संचय में से पूरा करना चाहेंगे। तो देखते हैं नियम, तो आवश्यक शर्तें अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सामान्य संचय में से अधिकतम जो राशि विड्रॉ की जा सकती है, क्योंकि पहला तो अपना नियम आ गया कि 12% है, उससे ज़्यादा दे नहीं सकते। सेकंड अप्लाई करेंगे तो सामान्य संचय में से अधिकतम चुकता पूंजी और मुक्त संचयों के 10% से अधिक राशि नहीं निकाली जा सकती। तो चुकता पूंजी है प्रेफरेंस कैपिटल 20 लाख, इक्विटी कैपिटल 80 लाख, और फ्री रिजर्व्स में हमारे जनरल रिजर्व है 25 लाख। बाकी कोई फ्री रिजर्व नहीं है, क्यों रिवॉल्यूशन रिजर्व काम में नहीं ले सकते, और सिक्योरिटीज प्रीमियम सेक्शन 52 के अधीन है, तो ये फ्री रिजर्व नहीं है। तो ये टोटल हो गई 1,25,00,000। उसका 10% होता है 12,50,000। तो 12,50,000 से अधिक राशि का उपयोग इस हेतु नहीं हो सकता, परंतु हमको जरूरत 7,60,000 की है, तो ये शर्त तो पूरी हो रही है। इसके बाद अगली शर्त अपन इसमें लगाएंगे कि ये 7,60,000 रुपये निकालने के बाद जनरल रिजर्व में बैलेंस कितना रहता है, क्योंकि इसका नियम है कि ये निकालने के बाद संचय का शेष चुकता पूंजी के 15% से कम नहीं होना चाहिए। तो जब 25 में 7,40 चले 7,60,000 चले जाएंगे तो पीछे बचेंगे 17,40,000, और हमारी चुकता पूंजी है 1 करोड़, क्यों 20 लाख प्लस 80 लाख तो 1 करोड़ हो जाती है। तो 1 करोड़ का 15% होता है 15 लाख रुपए। 15 लाख से हमारे पास ज्यादा रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो इसलिए अपन 7,60,000 सामान्य संचय में से निकालकर 12% लाभांश की घोषणा समतांशधारियों के लिए कर सकते हैं। ये हमारा इसमें डिसीजन हो गया। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे लाभांश की घोषणा एवं भुगतान।